Question 3a. Solve the equation 2x cube minus 15x square plus 37x minus 30 equals to 0. Given that the roots of the equation are in AP. तो यहाँ पे क्वेश्चन को हम लोग को सबसे पहले क्लियर करना है, ये क्वेश्चन में हम लोग को निकालना क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया सॉल्व द इक्वेशन। इसका मीनिंग ये होगा इस इक्वेशन से हम लोग को x का वैल्यू निकालना होगा। अभी x का वैल्यू जो निकालना होगा इसके लिए क्या दिया गया है, इस इक्वेशन में जो रूट्स होगा, रूट्स का मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ x, वैल्यूज ऑफ x। तो x का जो सारा वैल्यू होगा उस वैल्यू को हम लोग बोलेंगे रूट्स, और वो रूट्स यहाँ पे गिवन है क्या, वो AP में है। अभी AP का मतलब क्या है, ये चीज हम लोग को समझना होगा। AP का मतलब है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अभी ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है क्या, देखिए मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिख रहा हूं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। यहाँ पे 4 के जस्ट प्रीसीडिंग टर्म क्या है, 2। तो 4 से 2 को माइनस अगर किया जाए तो मेरा आंसर आएगा 2। 6 के प्रीसीडिंग टर्म 4 है, तो 6 से 4 को अगर माइनस किया जाए तो यहाँ पे आएगा 2। 8 के प्रीसीडिंग टर्म 6 है, तो इसको अगर माइनस किया जाए तो यहाँ पे आएगा 2। लाइकवाइज 10 से अगर 8 को माइनस किया जाए तो 2। तो हर एक टर्म से उसके प्रीसीडिंग टर्म को अगर माइनस किया जाए तो वहां पे 2 दे रहा है, मतलब यहाँ पे हर एक जगह पर इक्वल वैल्यू दे रहा है। इस तरह का सिमिलरिटी अगर कोई नंबर के सीरीज में अगर दिखाई दे तो वो नंबर का जो सीरीज है वो किस में है, AP में है, हम लोग बोलेंगे वो AP में है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 3, 6, 9, 12, ये सारे जो नंबर है ये AP में है। तो यहाँ पे गिवन है कि इस इक्वेशन में x का जो वैल्यू होगा वो सारे वैल्यूज AP में होगा। अभी ये जो इक्वेशन है यहाँ पे x हो रहा है वेरिएबल, x को हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे, राइट, x को बोलेंगे वेरिएबल। अभी इस वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है, इसलिए ये इक्वेशन क्या हुआ, ये हुआ क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन। आप लोग अगर कमेंट करो तो मैं इसके ऊपर भी अलग से वीडियो बनाऊंगा, पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है। तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन से हम लोगों को क्या करना होगा, x का वैल्यू निकालना होगा, और गिवन है वो AP में। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ x का जो वैल्यू होगा वो हम लोग पहले से एज्यूम कर लेते हैं कि कौन सा x का वैल्यू होगा, और इस तरह से हम लोग एज्यूम करेंगे कि वो तीनों वैल्यू, x का जो वैल्यूज होगा वो तीनों वैल्यू क्या है, AP में है। तो मैं मान लेता हूँ लेट द रूट्स, रूट्स का मतलब x का वैल्यूज, तो द रूट्स ऑफ द गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन आर a minus d, a एंड a plus d। अगर आप ठीक तरह से चेक करिएगा तो इसमें ये जो तीनों मैंने नंबर लिखा ये AP में है, क्योंकि a से अगर a माइनस डी को माइनस किया जाए तो कितना आएगा, d। उसी तरह से a प्लस डी से अगर a को माइनस कर दिया जाए तो क्या आ रहा है, d। और ये d क्या है, कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे हम लोग जो देखे थे यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है, 2, तो इस 2 को हम लोग बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ये डिफरेंस जो हो रहा है ये कॉमन है, सब में सेम है, इसलिए कॉमन डिफरेंस। तो ये अभी तीनों नंबर मैंने चेक किया, a से a माइनस डी को माइनस करने से d आ रहा है, a प्लस डी से a को माइनस करने पर d आ रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो दोनों के केस में सेम आ रहा है। तो ये क्या हुआ, ये तीनों नंबर AP में है, और ये तीनों नंबर एक्चुअली क्या है, x का वैल्यू है, इसका मतलब रूट्स है। तो ये मैंने एज्यूम कर लिया। अभी मेरे पास इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन इज 2x cube
-15x² प्लस 37x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर x³ का कोफिशियंट है 2, x² का कोफिशियंट है -15, x का कोफिशियंट है 37 और जो कांस्टेंट है वो है -30। तो यहां पर हम लोग ये चीज लिख लेते हैं थोड़ा, कोफिशियंट ऑफ x³ ये है 2, कोएफिशिएंट ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा, को डैश देके EF है कोफिशियंट, कोफिशियंट ऑफ x² वो क्या है -15, कोफिशियंट ऑफ x 37 और कांस्टेंट है -30। अभी यहाँ पे मैं कुछ फॉर्मूला लगाऊंगा और वो क्या है, सम ऑफ रूट्स, मतलब x का जो तीनों वैल्यू है, जो तीनों वैल्यूज हम लोग को निकालना होगा तो उनका सम क्या होगा, तो सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स इसका एक फॉर्मूला है वो ऐसा है कि कोफिशिएंट ऑफ x² डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x³। तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला ये आ रहा है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x² डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x³, और ये फॉर्मूला सिर्फ एप्लीकेबल हो रहा है, एप्लीकेबल ओनली फॉर, एप्लीकेबल ये लिखना जरूरी नहीं है आप लोगों के लिए, मैंने ये लिख रहा हूं, एप्लीकेबल ओनली फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन। अभी सम ऑफ रूट्स, अभी तीनों रूट्स मैंने एज्यूम कर लिया था, अभी तीनों को ऐड करेंगे, ये पहला रूट, ये दूसरा रूट और ये था तीसरा रूट। तो तीनों रूट को मैंने ऐड कर दिया और यहाँ पे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x² का वैल्यू कितना -15, तो -15 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x³ वो कितना है 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे d और d कैंसिल हो रहा है, a प्लस a दैट इज इक्वल्स टू 3a इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया तो 15/2। नाउ यहाँ पे हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, 3 और 15 यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, 3 5 जा 15। तो मेरा a का वैल्यू क्या आया, a इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 5/2, और 5/2 का मतलब 2.5, 5 का आधा, तो दैट मीन्स 2.5। तो एक रूट तो मेरा आ गया क्योंकि मेरा तीनों रूट था a माइनस डी, a और a प्लस डी, तो ये वाला रूट आ गया 2.5, तो x का एक वैल्यू है 2.5। अभी हम लोग क्या करेंगे, और एक फॉर्मूला यूज करेंगे और वो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए मेरा फॉर्मूला ये होगा, माइनस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x³, और ये फॉर्मूला भी क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए एप्लीकेबल है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम लोग लिखेंगे, पहला रूट तो a माइनस डी था, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे दूसरा रूट एंड उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तीसरा रूट, तो ये हुआ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज इक्वल्स टू माइनस, कांस्टेंट कितना था, कांस्टेंट था -30 और x³ का कोफिशिएंट कितना है 2, तो 30 डिवाइडेड बाय -30 डिवाइडेड बाय 2। अभी यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, a ऐसे लिख लिए, अभी a माइनस डी इंटू a प्लस डी दैट मीन्स a² माइनस d²। एक फॉर्मूला है a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, दैट मीन्स a प्लस बी इंटू a माइनस बी को हम लोग लिख पाएंगे a² माइनस b²। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे लिखे a प्लस डी इंटू a माइनस डी दैट इज इक्वल्स टू a² माइनस d², और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है 30/2 दैट इज इक्वल्स टू 15। अभी a का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे 2.5, सो पुटिंग a इक्वल्स टू 2.5, अभी क्या मिलेगा
2.5 अंडर ब्रैकेट 2.5 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 15। अब यहाँ पर 2.5 को इस तरफ ले आएंगे। अब ये 2.5 का स्क्वायर का मतलब 2.5 इंटू 2.5, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 6.25। तो यहाँ पर लिखेंगे 6.25 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 15/2.5, और ये पॉइंट उठाएंगे तो ऊपर में 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी कैंसिलेशन करना है 5 से और 5 से 15 3, तो यहाँ पे कितना है 6 आ रहा। अभी 6.25 को मैं राइट साइड में ले जाऊंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस डी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 6 माइनस 6.25, तो माइनस डी स्क्वायर। अभी क्योंकि 6.25 6 से बड़ा हुआ तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन है वो बोल के मैं यहाँ पे नेगेटिव लिखूंगा, और 6.25 से 6 को माइनस करूंगा। 6 का मतलब 6.0, इसको माइनस करने से क्या आ जाएगा 0.25, तो 0.25। अभी बोथ साइड नेगेटिव है तो मैं नेगेटिव को इग्नोर कर सकता हूँ। यहाँ पर डी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है 0.25। देन इसके बाद डी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा अंडर रूट 0.25। अभी जो 0.25 का स्क्वायर रूट कितना होगा 0.5, तो d का वैल्यू जो है वो 0.5 है। अभी मेरा रूट्स क्या क्या होगा, देयरफॉर द रूट्स आर a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। तो यहां पर a का वैल्यू 2.5 और d का वैल्यू 0.5, a का वैल्यू 2.5, a का वैल्यू 2.5 प्लस 0.5, d का वैल्यू 0.5। तो 2.5 से 0.5 माइनस करने पर कितना आएगा 2.5, और यहाँ पर 2.5 प्लस 0.5 दैट इज 3। तो मेरा रूट्स आ गया 2, 2.5 एंड 3, और ये तीनों हम लोग चेक करके देख रहे हैं कि ये तीनों क्या है एपी में है। तो यही हुआ x का वैल्यू, मतलब सॉल्व करने पर यही 3 वैल्यू आएगा x का, ये तीनों वैल्यू है आंसर। सो देयरफॉर द सॉल्यूशन of the given equation वो क्या हुआ x का वैल्यू 2, 2.5 और 3, यही है आंसर। Question 3b. If 1 omega and omega square are cube roots of unity, then show that 2 minus omega into 2 minus omega square into 2 minus omega to the 10 into 2 minus omega to the 11 that is equals to 49। ये हम लोग को प्रूव करना होगा। तो इसका वैल्यू हम लोग को दिखाना क्या है 49, जहाँ पे दिया गया है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये क्या है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अभी ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या है, इसके लिए आपको पार्ट 2 वाला वीडियो देखना होगा। पार्ट 2, इस पार्ट 2 वीडियो में मैं क्वेश्चन 1G का सॉल्यूशन किया था, तो इस क्वेश्चन 1G का सॉल्यूशन आप पहले देख लीजिए। मैं पार्ट 2 का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो वहां से आप देख के इसको पहले इसका सॉल्यूशन पहले देख लीजिए, एंड देखने के बाद इसका सॉल्यूशन आप खुद से ट्राई कीजिए, देखिएगा आप खुद ही कर पाएंगे इसका सॉल्यूशन। तो मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैं जो फॉर्मूला यूज करूंगा वो क्या है ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1, ये एक फॉर्मूला, एंड दूसरा जो फॉर्मूला होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 0। यही दो फॉर्मूला से इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए ओमेगा टू द 10, ये क्योंकि ओमेगा क्यूब से ज्यादा है, तो दैट मीन्स इस ओमेगा टू द 10 को मैं इस तरह से लिखूंगा ओमेगा टू द 10। जब भी हम लोग देखेंगे ओमेगा का जो पावर है वो अगर 3 से ज्यादा है तो हम लोग को इसी तरीके से स्प्लिट करना है, जो मैं अभी दिखा रहा हूँ। ओमेगा टू द 3 का होल पावर 3, तो क्या कितना हुआ ओमेगा टू द 9 इंटू और एक ओमेगा चाहिए, तब जाके ओमेगा टू द 10 होगा। तो ये और ये दोनों सेम है।
अभी ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना है, 1 है। ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे मैं बैठाऊंगा 1। ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 लिखा, तो इसका होल क्यूब है इंटू ओमेगा। 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है। 1 इंटू ओमेगा, दैट इज ओमेगा। तो ओमेगा टू द 10 का मतलब क्या हुआ, वो ओमेगा के इक्विवेलेंट है। उसी तरह से ओमेगा टू द 11 क्या होगा, ओमेगा टू द 11 क्या होगा, ओमेगा क्यूब का होल क्यूब, मतलब ओमेगा टू द 9 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो 9 ओमेगा टू द 9 इंटू ओमेगा स्क्वायर, दैट इज ओमेगा टू द 11 हुआ। अभी ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 है, तो 1 का होल क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 का होल क्यूब कितना हुआ, 1 हुआ। तो यहाँ पे कितना है, ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा टू द 11 का जो इक्विवेलेंट है वो है ओमेगा स्क्वायर है। और बाकी क्योंकि ये ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा है, ये ओमेगा क्यूब से छोटा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एज इट इज रख लेंगे, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करेंगे। तो चलो इसको अभी स्टार्ट करते हैं। ये LHS है और ये RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। 2 माइनस ओमेगा, 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, 2 माइनस ओमेगा टू द 10, 2 माइनस ओमेगा टू द 11। तो ये जो मैंने दिखाया, ये आप लोग यहाँ पे राइट साइड में दिखा दीजिए। ओमेगा टू द 10 इक्विवेलेंट ओमेगा होता है, और ओमेगा टू द 11 ये ओमेगा स्क्वायर होता है। फिर इसके बाद हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, 2 माइनस ओमेगा टू द 10 के इक्विवेलेंट क्या है, ओमेगा है। एंड यहाँ पे 2 माइनस ओमेगा टू द 11, इसका इक्विवेलेंट क्या है, ओमेगा स्क्वायर है। फिर उसके बाद ये 2 माइनस ओमेगा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 2 माइनस ओमेगा का स्क्वायर। जैसे 2 इंटू 2 का वैल्यू कितना होगा, 2 का स्क्वायर। 3 इंटू 3 कितना होता है, 3 का स्क्वायर। उसी तरह से 2 माइनस ओमेगा इंटू 2 माइनस ओमेगा कितना होगा, 2 माइनस ओमेगा का स्क्वायर। उसी तरह से 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, दैट इज 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी यहाँ पर क्योंकि 2 माइनस ओमेगा का पावर 2 है, यहाँ पर भी 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर का पावर 2 है, तो यहाँ पे हम लोग इसको एक ही ब्रैकेट में रख के होल टू दी पावर स्क्वायर कर देंगे। ये एक प्रॉपर्टी है इंडिसेस का, जैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए बी का होल स्क्वायर, ये है। देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस चीज को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 2, 2 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, 4। 2 से ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, -2 ओमेगा स्क्वायर। माइनस ओमेगा से 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो -2 ओमेगा, और माइनस ओमेगा से माइनस ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस ओमेगा क्यूब, इसका होल स्क्वायर। अभी हम लोग यहाँ पे फिर से देख रहे हैं, जो ओमेगा क्यूब है इसका वैल्यू हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं 1, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 4 माइनस, और यहाँ से ये दो टर्म से क्या कॉमन जा रहा है, 2 ओमेगा कॉमन जा रहा है, लेकिन मैं यहाँ से सिर्फ 2 को कॉमन लूंगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे ये माइनस चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे ओमेगा क्यूब का वैल्यू मैं यहाँ पे बैठा दे रहा हूँ 1, इसका होल स्क्वायर यहाँ पे लिख दूंगा, ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1। देन उसके बाद यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा के जगह पर मैं यहाँ पे लिखूंगा -1 प्लस यहाँ पे 1 है होल स्क्वायर। अब ये 1 कैसे आया, देखिए मेरे पास एक फॉर्मूला है, वो है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, 0। अभी यहाँ से हम लोग 1 को अगर राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू -1। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या है, -1, और यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा है, इसका वैल्यू क्या होगा, -1 होगा, इसलिए मैंने -1 लिखा। अब यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे ऐड करोगे तो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, तो 7 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 49, और यही था राइट हैंड साइड। तो ये मेरा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ।
क्वेश्चन 3C, यूज डी मोइब्रिज थ्योरम टू फाइंड √3 प्लस आई होल क्यूब। तो इसका वैल्यू मुझे निकालना है और ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके मुझे निकालना नहीं है, मुझे डी मोइब्रिज थ्योरम यूज करके निकालना है। नहीं तो मैं यहाँ पे a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला डाल के भी इसका वैल्यू निकाल सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं करना है, मुझे डी मोइब्रिज थ्योरम को यूज करना है। अभी डी मोइब्रिज थ्योरम हम लोग को क्या करना होगा इसमें, मान लो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है जो है a प्लस आई बी। यहाँ पर a क्या है, a है रियल ऑफ z, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं मान लिया z। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का दो पार्ट होता है, एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। रियल पार्ट क्या होता है, जो पार्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा नहीं रहता है। ये आई फॉर आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है। किसी नंबर पे अगर आई है तो दैट मीन्स वो कॉम्प्लेक्स हो गया। तो ये आई जिसमें नहीं है, तो जैसे इसमें नहीं है तो ये हुआ रियल ऑफ z, और ये पार्ट में जो आई बी पार्ट में आई के साथ बी है, तो ये बी जो है ये हुआ इमेजिनरी ऑफ z, क्योंकि इसके साथ आई है। तो इस तरह से सबसे पहले कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर से हम लोग को क्या करना होगा, रियल ऑफ z एंड इमेजिनरी ऑफ z फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ पे रियल ऑफ z a हुआ और इमेजिनरी ऑफ z b हुआ। अभी ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका पावर हम लोग n कर देंगे, a प्लस आई बी का होल पावर n। अभी n यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 13 14, यहाँ पे कोई भी ये वैल्यू हो सकता है। जैसे यहाँ पे इनका वैल्यू 3 दे दिया, तो 3 दे दिया बोल के मैं तो डायरेक्टली फॉर्मूला डाल के भी इसका वैल्यू निकाल सकता हूँ। लेकिन अगर यहाँ पे सोच लीजिए, अगर यहाँ पे 15 दे देता है तो कैसे करूँगा, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इसका फॉर्मूला डालने पर। तो इसलिए डी मोइब्रिज थ्योरम ये यूजफुल हो जाएगा, जहाँ पे ये पावर जितना ज्यादा होगा उसके लिए डी मोइब्रिज थ्योरम उतना आसान होता जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डी मोइब्रिज थ्योरम यूज करके इसका वैल्यू निकालेंगे। तो इसमें क्या करना होगा, तो ये सबसे पहले रियल और इमेजिनरी पार्ट को मुझे आइडेंटिफाई करना होगा। देन उसके बाद डी मोइब्रिज थ्योरम का जो फॉर्मूला है वो ये है, तो ये डी मोइब्रिज थ्योरम में बोला गया है z क्यूब का वैल्यू क्या होगा, 8 टू द पावर, ये z टू द n, z टू द n का वैल्यू क्या होगा, 8 टू द पावर n अंडर ब्रैकेट cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। अब यहाँ पर r क्या है, r है मॉड्यूलस ऑफ z, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालना है और वो ही होगा r। और वो कैसे निकालोगे, उसके लिए फॉर्मूला होगा अंडर रूट रियल ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ z का स्क्वायर। और थीटा क्या है, थीटा है आर्गुमेंट ऑफ z, आर्गुमेंट ऑफ z। और ये आर्गुमेंट ऑफ z कैसे निकालोगे, आर्गुमेंट ऑफ z होगा tan इनवर्स अंडर ब्रैकेट इमेजिनरी ऑफ z डिवाइडेड बाय रियल ऑफ z। इस तरह से r और थीटा निकालने के बाद यहाँ पे हम लोग बैठा देंगे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, बस मेरा आ जाएगा z टू द पावर n। तो इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे n का वैल्यू 3 है, रियल ऑफ z √3 है और इमेजिनरी ऑफ z क्या है, i का कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे i का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, क्योंकि i का मतलब एक्चुअली हम लोग क्या लिखेंगे, i इंटू 1। तो i का कोफिशिएंट 1 है, तो ये 1 क्या हुआ, इमेजिनरी ऑफ z। तो इसको करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लेट z इक्वल्स टू √3 प्लस i, इसको एज्यूम कर लिए। देन z क्यूब इक्वल्स टू √3 प्लस i का होल क्यूब। नाउ रियल ऑफ z दैट इज इक्वल्स टू rz कितना होगा, √3 एंड imaginary of z that is equals to iz इक्वल्स टू कितना होगा, 1। देन इसके बाद
मॉड्यूलस ऑफ जेड हम लोग निकालेंगे। मॉड्यूलस ऑफ जेड दैट इज इक्वल टू हम लोग सिंबलाइज करेंगे आर, तो आर का फॉर्मूला होगा आर जेड का स्क्वायर प्लस आई जेड का स्क्वायर। तो यहाँ पे अभी वैल्यू बैठाएंगे √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अभी √3 का स्क्वायर का मतलब √3 इंटू √3 दैट इज √9, कितना होगा 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 दैट इज इक्वल टू 2। तो आर का वैल्यू आ गया 2, दैट मीन्स मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस कितना है, आ गया 2। अभी आर्गुमेंट निकालेंगे। So argument of z that is equals to theta equals to tan inverse iz by rz। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू बैठाएंगे iz that is 1 और rz that is equals to √3। अभी 1 by √3 tan का कितना डिग्री का वैल्यू है या कितना रेडियन का वैल्यू है ये लिखना है। तो ये आप लोगों को याद रखना होगा 1 by √3 ये टेंजेंट का 30 डिग्री का वैल्यू है और 30 डिग्री एक्चुअली क्या होता है, 30 डिग्री के इक्विवेलेंट है π/6 रेडियन। ये डिग्री में वैल्यू है और ये रेडियन में वैल्यू है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रेडियन पे, तो π/6। तो 1 by √3 के जगह पे सब्सटीट्यूट करेंगे tan π/6, तो यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स tan π/6। अभी इनवर्स का मतलब एक्चुअली नीचे में है tan, तो tan और tan कैंसिल हो जाएगा, ये tan नीचे में है और ये tan ऊपर है, तो tan और tan कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा π/6, तो ये क्या है π/6। तो मेरा आर्गुमेंट आ गया π/6। इतना करने के बाद हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे यूजिंग डी मोइब्रेस थ्योरम। z³ इक्वल्स टू r⁻³ अंडर ब्रैकेट cos n थीटा, अभी n का वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो 3 थीटा प्लस i साइन 3 थीटा। मेन फॉर्मूला क्या था, z³ इक्वल्स z⁴n इक्वल्स टू r⁻n cos n थीटा प्लस i साइन n थीटा, ये फॉर्मूला है। और ये यहाँ पे 3, इसलिए मैं यहाँ पे n की जगह पे 3 प्लेस किया। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, r का वैल्यू 2 है तो 2³ अंडर ब्रैकेट cos 3 इंटू पाई बाई थीटा की जगह पे π/6 लिखेंगे प्लस i साइन 3 इंटू π/6। नेक्स्ट स्टेप में इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 2³ दैट इज 8 cos 3 और यहाँ पे 6 कैंसिल होकर कितना आएगा π/2 प्लस i साइन π/2। π/2 का मतलब 90 डिग्री, क्योंकि पाई का मतलब 180 डिग्री, पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री, तो 180/2 दैट इज 90 डिग्री। अभी cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0 और sin 90 का वैल्यू कितना होता है 1। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ cos π/2 का वैल्यू कितना है 0 और sin π/2 का वैल्यू 1। देन i इंटू 1 i, तो 0 प्लस i दैट इज i, तो कितना आया 8i। तो मेरा क्या आ गया, देयरफॉर z³ इक्वल्स टू कितना है √3 प्लस i इसका होल क्यूब इक्वल्स टू कितना है 8i। तो यही मेरा आंसर है। Question 3D. Find the sum of an infinite GP whose first term is 28 and fourth term is 4/49। ये बहुत एक आसान सा क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार दिया गया है। देखिए हम लोग इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इनफाइनाइट जीपी क्या होता है। जीपी का मतलब क्या होता है, जीपी का मतलब होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। अभी ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है क्या, मान लो मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिख रहा हूँ 3, 9, 27, 81 एंड सो ऑन। ऐसे नंबर और भी है
मैंने नहीं लिखा, ये कंटिन्यू है। तो यहाँ पर एक चीज फॉलो कीजिए, देखिए 9/3 कितना हो रहा है 3। 27 को अगर इसके प्रीसीडिंग वैल्यू 9 से अगर डिवाइड करो तो कितना आ रहा है 3। उसी तरह से 81 के प्रीसीडिंग वैल्यू 27 से अगर 81 को डिवाइड करो तो कितना आ रहा है 3। तो हर एक केस में ये जो रेशियो दे रहा है, ये जो रेशियो दे रहा है वो आ रहा है कितना 3। तो अगर इस तरह का रिलेशन मिले, नंबर में इस तरह का रिलेशन मिले कि कोई एक नंबर और उसके प्रीसीडिंग नंबर का जो रेशियो है वो अगर हर एक केस में अगर सेम आ रहा है, तो दैट मीन्स वो नंबर का जो सीरीज है वो हो जाएगा जीपी, मतलब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। और यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म यूज किया गया है, तो इनफाइनाइट का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म अनकाउंटेबल होगा। जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, इसी तरह से और भी टर्म है, लेकिन लास्ट जो नंबर है वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, मतलब ये कंटिन्यू है, लास्ट नंबर नहीं लिखा। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म है वो अनकाउंटेबल है। तो इसके लिए ये जो जीपी है ये हुआ इनफाइनाइट जीपी। और एक मैं जीपी यहाँ पे लिख रहा हूँ 2, 4, 8, 16 और नहीं लिखा, यहाँ पे मैं लास्ट टर्म यूज किया 16। तो 4/2 4/2 2, 8/4 2, 16/8 2। तो हर एक केस में रेशियो 2 दे रहे हैं, दैट मीन्स ये जीपी है। लेकिन इस जीपी में क्या है, मैंने लास्ट टर्म 16 लिखा, यहाँ पे 4 टर्म है, मैं काउंट कर पा रहा हूँ 4 टर्म है, तो दैट मीन्स ये क्या हुआ, ये फाइनाइट जीपी हुआ, ये हुआ फाइनाइट जीपी और ये हुआ इनफाइनाइट जीपी। तो मुझे एक इनफाइनाइट जीपी का सम निकालना होगा। इनफाइनाइट जीपी का सम निकालना होगा मतलब 3 + 9 + 27 + 81, इस तरह से जितना सारा टर्म है सभी नंबर का सम निकालना होगा। और वो सम मुझे निकालना है, उसके लिए यहाँ पे क्या दिया है, जो इनफाइनाइट जीपी का सम निकालना होगा उसके लिए क्या दिया है, उस जीपी का फर्स्ट टर्म 28 है एंड फोर्थ टर्म 4/49 है, 4/49। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो गिवन, इसका सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो गिवन फर्स्ट टर्म ऑफ इनफाइनाइट जीपी, और फर्स्ट टर्म के लिए फॉर्मूला हम लोग सिंबल यूज करेंगे, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे गिवन है 28। और फोर्थ टर्म इसके लिए फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिखेंगे AR⁴। देखिए फोर्थ टर्म का फॉर्मूला होगा AR⁴। एक्चुअली जनरल टर्म का फॉर्मूला है AN, सबस्क्रिप्ट में n लिखूंगा, इक्वल्स टू AR⁴n-1। n का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म। जैसा अगर मैं बोलूँ फिफ्थ टर्म क्या होगा, तो n के जगह पे 5 लिखूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा AR n मतलब 5, 5 - 1, 5 से एक यूनिट कम, तो कितना 4। अगर मैं बोलूँ 12th टर्म क्या होगा, तो n का वैल्यू 12 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा AR 12 - 1 दैट इज AR⁴। तो इस तरह से फोर्थ टर्म क्या है AR⁴, तो इसका वैल्यू कितना दिया है 4/49। अभी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, AR⁴ इक्वल्स टू 4/49 दिया, यहाँ पे A का वैल्यू पुट करेंगे, देन यहाँ से R का वैल्यू आ जाएगा। तो सबसे पहले R का वैल्यू मुझे निकालना है, तो A का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं 28 × R³ दैट इज इक्वल्स टू 4/49। देन इसके बाद R³ इक्वल्स टू 4/49 इंटू इस 28 को इस तरफ ले आएंगे तो 1/28 हो जाएगा, तो 4 7 28। देन यहाँ पे R³ इक्वल्स टू लिखेंगे 1/49 का मतलब 7 का स्क्वायर, और यहाँ पे और एक 7 है, दैट मीन्स 7³ तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे R³ इक्वल्स टू 1/7 का होल क्यूब। सो यहाँ से R का वैल्यू कितना है 1/7, R का एक वैल्यू आया 1/7। अभी इसके बाद नेक्स्ट काम क्या होगा, अभी यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली सम का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी,
सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा एस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी का सिंबल है, दैट इज इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। अभी देखो, अगर मैं ये फॉर्मूला डायरेक्टली अगर पहले ही डाल देते हैं तो इससे सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि इस फॉर्मूला में ए है और आर है। तो ए का वैल्यू तो गिवन है, ए का वैल्यू 28, लेकिन आर का वैल्यू तो डायरेक्टली नहीं दिया था, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले आर का वैल्यू निकाला, देन इसके बाद मैं फॉर्मूला यूज किया। अभी यहाँ पे ए का वैल्यू भी मुझे मालूम है, आर का भी वैल्यू मालूम है, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, देन इसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो सब का वैल्यू आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे वैल्यू इनपुट करेंगे, तो 28 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/7, 1/7। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 1 माइनस 1/7 का वैल्यू यहाँ पे रफ में निकाल लेते हैं 7, तो एलसीएम 7 है, 7 1 7 माइनस 1 दैट इज 6/7। तो ऊपर में 28 और नीचे में 6/7 है। अभी यहाँ पर क्या है, 28 डिवाइडेड बाई 6/7, 28 डिवाइडेड बाई 6/7। अभी इस डिवाइड को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/6, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 7 ऊपर जाएगा 6 नीचे जाएगा। अभी यहाँ पे थोड़ा सा कैंसिलेशन करेंगे, 2 से काटो 14, 2 से 3। अभी 4 7 28 2 98 डिवाइडेड बाई 3, तो 98/3 इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, सो 32 एंड होल 2/3, तो यही होगा इसका आंसर। तो सम ऑफ जीपी क्या होगा, 32 एंड होल 2/3, तो ये जीपी का सम हुआ, जहाँ पे वो जीपी का जिसका सम मैंने निकाला उस जीपी का फर्स्ट टर्म 28 है और उसका फोर्थ टर्म क्या है, 4/49 है, 4/49। तो ये बहुत आसान है क्वेश्चन था।